अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो जॉब्स एडवर्टाइज हुई थी, ईओ की, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की और आईओ की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, उसकी प्रिपरेटरी सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, रिज्यूम करने वाले हैं। उसमें हम पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। आप तमाम लोग जानते हैं कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 का लेक्चर नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 के बारे में हमने डिस्कस किया था और इन डिटेल डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को देखने वाले हैं। यहाँ गलती से 1 लिखा गया है, इसको हम करेक्ट करके 2 कर लेते हैं। और चैप्टर नंबर 2 इज ऑल अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी किस तरह से इस्टेब्लिश हुई है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है और किस तरीके से इसने काम करना है, ये तमाम चीज़ें हमें ये चैप्टर गाइड करता है। इस वीडियो में, इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि अगर आप पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में एज अ ईओ और आईओ अपेयर हो रहे हैं और तैयारी के हवाले से असिस्टेंस चाहते हैं, तो हमने आप तमाम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट्स ऑफ पीरा जो है वो कवर किए गए हैं। अगर आप एज अ ईओ या आईओ अपेयर हो रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन में वो कोर्स आपको फैसिलिटेट करेगा। दैट कोर्स इज पेड। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप उसको इनरोल करना चाहते हैं या उस कोर्स के बारे में मजीद डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आप उस कोर्स में इनरोल कर लेते हैं तो आप इसके जो सिलेबस है उसके मैक्सिमम पोर्शन को जो है कवर कर पाएंगे। और वो जो कोर्स है वो जो है वो एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है और वो एमसीक्यूज आपको क्विज फॉर्म में दिए जाते हैं ताकि आप उनको सॉल्व भी कर सकें और सॉल्व करते हुए उनके आंसर्स भी देख सकें, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को असेस भी कर लें और उसको मजीद बेहतर बना लें। तो अगर आप इस हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी टीम के साथ इन टच आएंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 को, और चैप्टर नंबर 2 में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन नंबर 3 से। सेक्शन नंबर 3 में बताता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी के बारे में। तो इसकी जो है, इसका जो सब सेक्शन 1 है वो हमें बताता है द गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एस्टैब्लिश एन अथॉरिटी टू बी नोन एज द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। सो इस एक्ट का जो पर्पज है, इसको बनाने का जो पर्पज है, जो हमें इसकी जो है वो प्रीएम्बल में बताया गया है, इस पर्पज ऑफ द एक्ट को फुलफिल करने के लिए हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत बनाएगी एक नोटिफिकेशन, और जिसको उस नोटिफिकेशन को पब्लिश करेगी वो ऑफिशियल गैजेट में। और इस नोटिफिकेशन से और इसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करने के बाद वो इस्टेब्लिश करेगी, क्या इस्टेब्लिश करेगी, एक अथॉरिटी को जिसका नाम होगा पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो बेसिक सी बात की गई है कि इस एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो एक अथॉरिटी बनाएगी, और वो अथॉरिटी एक नोटिफिकेशन के थ्रू बनाई जाएगी और उस नोटिफिकेशन को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाएगा। इसके बाद इसका सब सेक्शन 2 में बताता है द अथॉरिटी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कि एक ऐसी बॉडी जो कि खुद के राइट्स रखती है, एक पर्सन नहीं है लेकिन एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके अपने राइट्स हैं, जिसकी अपनी लायबिलिटीज़ हैं। और इसके साथ साथ बताया जाता है कि एक ऐसी बॉडी जो कि परपीचुअल सक्सेशन है। अब इसका मतलब ये कि वो डिसॉल्व नहीं हो सकती, वो ख़त्म नहीं हो सकती, किसी भी पर्सन के डेथ के साथ वो ख़त्म नहीं होती, और उसकी एक कॉमन सील है और विद पावर टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है ये किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी अदर एंटिटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में अपने नाम के साथ एंटर हो सकती है। इसके साथ साथ वो एक्वायर कर सकती है या डिस्पोज कर सकती है प्रॉपर्टी को, और एंड मे बी बाय इट्स नेम सू और सूड। और वो अपने नाम से केस कर सकती है, दावा फाइल कर सकती है, या उस पर केस किया जा सकता है, उसको वो अपने नाम पे केस भी कर सकती है और उसको सू भी किया जा सकता है, उस पर केस भी किया जा सकता है। सो अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी से मुराद क्या है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। वो क्या होगी, एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी। आपसे यहाँ पर जो है ये सवाल एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद सब सेक्शन 3 की तरफ हम आते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द अथॉरिटी शैल बी एट लाहौर। सो जो अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर होगा, हेडक्वार्टर होगा जी लाहौर में, विद सच ऑफिसेज इन अदर एरियाज एज द अथॉरिटी में डीम अप्रोप्रिएट। सो इसके ऑफिसेज जो है वो मुख्तलिफ और इलाकों में भी होंगे अगर अथॉरिटी जो है इसको मुनासिब समझती है, अप्रोप्रिएट समझती है। तो इसके बाद अब आ जाते हैं हम कॉम्पोजिशन ऑफ द अथॉरिटी पे, यानी कि जो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये किन लोगों पर मुश्तमिल होगी। यहाँ पर आपको एक फहरिस्त दी गई है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले अथॉरिटी शैल कंसिस्ट एज फॉलो। सबसे पहले जी चीफ मिनिस्टर पंजाब इसका
चेयरपर्सन होगा। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अथॉरिटी का, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो चेयरपर्सन है वो कौन होगा। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है इसका चेयरपर्सन होगा। उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी है पंजाब का, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इसका वाइस चेयरमैन होगा। उसके बाद सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो सीनियर मेंबर है, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे पहला इसका मेंबर है। उसके बाद सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट का इसका मेंबर होगा। उसके बाद जो है वो प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर इसका एक मेंबर होगा। उसके बाद जो है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट इसका मेंबर होगा। उसके बाद जो है SN गैड का जो डिपार्टमेंट है उसका सेक्रेटरी सर्विसेज विंग का इसका मेंबर होगा। देन जो है लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसका सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट इसका मेंबर होगा। उसके बाद जो है पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट इसका मेंबर होगा। उसके बाद जो है प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट इसका मेंबर होगा। देन के को हमने पढ़ना है कि 3 मेंबर्स होंगे और उसमें एक फीमेल मेंबर शामिल होगी। कहां से? प्रोविंशियल असेंबली से, पंजाब की, टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। और ये तीनों लोग जो है नॉमिनेट किए जाएंगे चीफ मिनिस्टर की तरफ से, ये लोग इसके मेंबर होंगे। उसके बाद 4 मेंबर होंगे इंक्लूडिंग 1 फीमेल मेंबर टू बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन पैनल। तो सिलेक्शन पैनल कैसे बनेगा और कैसे अपॉइंट करेगा ये आगे बताया गया। तो सिलेक्शन पैनल की रिकमेंडेशन पर 4 मेंबर्स को भी ऐड किया जाएगा जिसमें एक फीमेल मेंबर ऐड होगी। इसके बाद डायरेक्टर जनरल होगा जो इसका मेंबर भी होगा और सेक्रेटरी भी होगा। और अब आपने इन सारी बातों के बाद मुझे बताना है कि इस अथॉरिटी के अंदर कितनी फीमेल्स एडेड होंगी एज अ मेंबर। ये सारी चीज़ें हमने भी डिस्कस की हैं। काउंट करने के बाद इसके टोटल मेंबर्स भी बताने हैं कमेंट सेक्शन में आप तमाम लोगों ने, और साथ साथ इसके फीमेल मेंबर्स के बारे में भी बताना है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी में सब सेक्शन 2 है, द चेयरपर्सन मे डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू द वाइस चेयरपर्सन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑल और एनी ऑफ हिज फंक्शन अंडर द एक्ट। सो चेयरपर्सन जो कि बेसिकली चीफ मिनिस्टर होगा वो क्या कर सकता है? वो डेलीगेट कर सकता है किस चीज़ को? अपनी अथॉरिटी को। किसको डेलीगेट कर सकता है? वाइस चेयरमैन को डेलीगेट कर सकता है, वाइस चेयरपर्सन को, फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑल, सारे के सारे फंक्शंस अपने परफॉर्म करने के लिए, या कुछ अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए वो अपनी पावर्स को चेयरमैन डेलीगेट कर सकता है वाइस चेयरपर्सन को। उसके बाद सब सेक्शन 3 में बात की जाती है द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स एट क्लॉज के एंड आई ऑफ सब सेक्शन 1 शैल बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। तो यहाँ पर के में हमने पढ़ा था 3 मेंबर्स के बारे में जो कि प्रोविंशियल असेंबली से होंगे, और यहाँ आई में हमने पढ़ा था 4 मेंबर्स के हवाले से जिनको सिलेक्शन पैनल जो है वो अपॉइंट करेगा। तो इनके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल गैजेट में जो है वो पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद सब सेक्शन 4 नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 द अथॉरिटी मे को ऑप्ट इन एनी मीटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ द रेलेवेंट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्केड्यूल्ड लॉज। तो जितने भी स्केड्यूल्ड लॉज हैं जो इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं, अगर उनकी इन्फोर्समेंट के लिए किसी भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को बुलाना या उसको जो है उस कमेटी में इंक्लूड करना मैंडेटरी है, तो जो है ये एक अथॉरिटी की तरफ से किया जा सकता है। अथॉरिटी जो है वो इस चीज़ की पाबंद नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस कॉम्पोजिशन को वो फॉलो करेगी, ठीक है। ये इसकी एक्सेप्शन यहाँ पर ऐड की गई है। देन हम सब सेक्शन 5 की तरफ चलते हैं। द इंडिपेंडेंट मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स को 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, बट दे शैल सर्व ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट। और जब तक गवर्नमेंट चाहेगी उस वक्त तक वो जो है सर्व करेंगे। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि 3 साल से पहले वो अपना ऑफिस वैकेंट कर दें तो उनको करना पड़ेगा। उसके बाद द इंडिपेंडेंट मेंबर मे रिजाइन एट एनी टाइम सब्जेक्ट टू द सर्विस ऑफ 1 month नोटिस टू द गवर्नमेंट। तो जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं वो इन 3 सालों से पहले, या गवर्नमेंट जब उनको उनके ऑफिस से जो है वो नहीं हटा रही, तब तक उस दौरानिया में अगर रिजाइन करना चाहें तो वो रिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए उनको 1 month का नोटिस गवर्नमेंट को देना है। देन हम बात करते हैं सेक्शन 5 में सिलेक्शन पैनल की, जिसका तज़किरा हमने जो है सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में किया है। जो सिलेक्शन पैनल जो 4 मेंबर्स को जो है अपॉइंट करेगा उस सिलेक्शन पैनल की कंपोजिशन के हवाले से। उसके बाद सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 में हम बात करते हैं कि देयर शैल बी अ सिलेक्शन पैनल कंसिस्टिंग ऑफ 3 persons अदर देन serving public servants or elected representatives to be nominated by the chief minister for the selection of independent members। तो independent members जो हमने पढ़े हैं कि 4 independent members को सिलेक्शन पैनल जो है वो अपॉइंट करेगा, उस सिलेक्शन पैनल के लिए बेसिकली 3 members को अपॉइंट किया जाएगा। किसकी तरफ से? चीफ मिनिस्टर की तरफ से। और वो लोग कौन कौन नहीं होंगे? वो एक तो सर्विंग पब्लिक सर्वेंट्स नहीं होंगे,
दूसरा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे। तो इन दोनों के अलावा चीफ मिनिस्टर ने 3 लोगों को सिलेक्शन पैनल के तौर पे अपॉइंट करना है, जिनका फर्दर काम ये होगा कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स की अपॉइंटमेंट जो है उन्होंने करनी है। उसके बाद सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 में बात की जाती है द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स शैल बी बाय मेजॉरिटी ऑफ द सिलेक्शन पैनल। तो सिलेक्शन पैनल में 3 लोग हैं, तो 2 लोगों की मेजॉरिटी इसमें चाहिए, यानी कि 2 लोग जो फैसला करेंगे वो मेजॉरिटी का डिसीजन माना जाएगा। एंड द सिलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ सच सिलेक्शन प्रोसेस। और जब सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा तो सिलेक्शन पैनल ने इंडिपेंडेंट मेंबर्स की सिलेक्शन को 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, ये बात इसमें की गई है। उसके बाद सिलेक्शन पैनल सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 में डिस्कस किया गया है द सिलेक्शन पैनल शैल इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम द पब्लिक फॉर सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स। तो सिलेक्शन पैनल ने जो है वो दरखास्तें एप्लीकेशंस जो है वो मतलूब करनी है किससे, आम आवाम से, पब्लिक से। किस चीज़ के लिए? फॉर सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स, इंडिपेंडेंट मेंबर्स की सिलेक्शन के लिए ये एप्लीकेशंस उन्होंने रिसीव करनी है। एंड शेल आफ्टर इंटरव्यूइंग एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉरवर्ड इट्स रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स। तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स के लिए उन्होंने इंटरव्यू करने हैं सूटेबल कैंडिडेट्स के लिए, और उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को जो है वो भिजवा देनी है। द डायरेक्टर जनरल शैल प्रोवाइड द सेक्रेटेरियल सपोर्ट टू द सिलेक्शन पैनल टू कैरी आउट ऑफिशियल बिजनेसेस। तो डायरेक्टर जनरल ने जो बेसिक उनको असिस्टेंस है मुख्तलिफ किस्म की जो है मैटर्स को कंप्लीट करने में, जो बेसिकली जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लरिकल सपोर्ट है, वो डायरेक्टर जनरल ने जो है उनको प्रोवाइड करनी है ताकि सिलेक्शन पैनल जो है वो अपना काम कंप्लीट कर सके। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 6 को। सेक्शन 6 में सब सेक्शन 1 को हम पढ़ते हैं। सेक्शन 6 इज ऑल अबाउट क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट मेंबर। तो जो इंडिपेंडेंट मेंबर है उसकी क्वालिफिकेशन को और डिसक्वालिफिकेशन को डिस्कस किया जा रहा है। एन इंडिपेंडेंट मेंबर शैल बी ऑफ इम्पेकेबल इंटेग्रिटी एंड प्रूवन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और कॉर्पोरेट। तो इसका मतलब ये है, इम्पेकेबल का मतलब होता है फ्लॉलेस। तो इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो उसकी जो एलिजिबिलिटी है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ये बताई जाती है कि वो एक फ्लॉलेस कैरेक्टर का इंसान होना चाहिए जिसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इसके बाद उसके अंदर प्रूवन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। और फील्ड्स कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहले सोशल वर्क, उसके बाद जो है वो लॉ, देन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद जो है एजुकेशन और कॉर्पोरेट। तो ये 5 फील्ड्स इसमें बताई गई हैं। उसके बाद सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 बताता है अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट मेंबर इफ ही इज। अब यहां पर आगे फहरिस्त दी गई है उन तमाम लोगों की जो इंडिपेंडेंट मेंबर के तौर पे डिस्क्वालिफाइड हैं, वो इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं बन सकते। सबसे पहले हैज हेल्ड एनी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, उसने जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एक ऑफिस को होल्ड किया हो, एक पोस्ट को होल्ड किया हो, और हैज रिमेन्ड एज अ पब्लिक सर्वेंट इन लास्ट 6 मंथ्स। 6 महीने पहले एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर आने से 6 महीने पहले अगर उसने किसी किस्म का जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हुआ है तो वो जो है अपॉइंटमेंट एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए वो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद इफ़ ही इज़ फाउंड सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी और इलनेस, अगर उसको किसी किस्म की फिजिकल इलनेस है, उसको किसी किस्म की उसकी जो है वो मेंटल इलनेस है, या इससे रिलेटेड कोई और उसको इनकैपेसिटी है, तो भी वो जो है एलिजिबल नहीं है एज अ इंडिपेंडेंट मेंबर। उसके बाद इफ़ ही इज़ डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट और अ लोन और टैक्स डिफॉल्टर, या तो वो बैंकरप्ट हो चुका है या वो लोन का या टैक्स का एक डिफॉल्टर है, तब भी वो इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं बन सकता। उसके बाद इफ़ ही होल्ड्स एन ऑफिस इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, तो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में अगर उसके पास किसी किस्म का ओहदा है तब भी वो जो है एक इंडिपेंडेंट मेंबर के तौर पे एलिजिबल नहीं है। इफ़ ही इज़ इन द सर्विस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी बॉडी, अगर वो किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी जो किसी कानून के अंदर बनाई गई है, कानून के अंदर बनाई गई है और उसकी सर्विस में वो है, तब भी वो इनएलिजिबल है। और या any other body which is owned or controlled by the government और in which the government has a controlling share or interest, या फिर वो किसी ऐसी बॉडी का जो है मुलाजिम है या उसके अंडर काम कर रहा है जो गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल की जाती है, या किसी ऐसी अथॉरिटी का या जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जिसके अंदर गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरेस्ट है, अगर वो इस तरह की जो है वो उसमें इन्वॉल्व है, तब भी वो इनएलिजिबल है टू क्वालिफाई एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर। उसके बाद इफ ही हैज बीन डिसमिस्ड, या तो उसको डिसमिस किया गया है या रिमूव किया गया है या कंपल्सरी रिटायरमेंट उससे ली गई है फ्रॉम द सर्विस ऑफ पाकिस्तान
ऑन द ग्राउंड्स ऑफ करप्शन और एनी अदर फॉर्म ऑफ मिसकंडक्ट। तो करप्शन या मिसकंडक्ट में अगर उसको हटाया गया है, डिसमिस किया गया है या कंपलसरी उससे रिटायरमेंट ली गई है, तब भी जो है वो इनएलिजिबल हो जाता है। उसके बाद इफ़ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड, अगर वो कन्विक्टेड पर्सन है क्रिमिनल ऑफेंस का, तब भी वो इनएलिजिबल हो जाता है। और हैज़ एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या अथॉरिटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट उसका कोई इंटरेस्ट है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तब भी वो एक इनएलिजिबल कैंडिडेट बन जाता है टू क्वालिफाई एज अ इंडिपेंडेंट मेंबर। देन सेक्शन 7 की हम बात करते हैं, जिसमें मीटिंग्स के बारे में बताया जाता है, मीटिंग्स ऑफ द अथॉरिटी। सबसे पहले सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1, द अथॉरिटी शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एंड शैल ऑब्जर्व सच प्रोसीजर विद रिगार्ड टू ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स बिजनेस एंड मीटिंग एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इसमें सिंपल बात की गई है कि अथॉरिटी मीटिंग करेगी और अथॉरिटी मीटिंग करेगी ऐसे वक्त पर और ऐसी जगह पर, और वो ऑब्जर्व करेगी किस चीज़ को, ऐसे प्रोसीजर को, किस चीज़ से रिलेटेड, विद रिगार्ड टू ट्रांजैक्शन ऑफ हिज बिजनेस। ट्रांजैक्शन ऑफ हिज बिजनेस का मतलब जिस पर्पस के लिए वो बनाई गई है, उसके लिए जो प्रोसीजर उसने ऑब्जर्व करना है, वो तमाम का तमाम प्रोसीजर वही होगा जो प्रिस्क्राइब किया गया है इस कानून के अंदर या किसी भी नोटिफिकेशन के अंदर। तो अथॉरिटी ने मीटिंग करनी है उस टाइम पर, उस जगह पर, और अपना काम करने के लिए वो प्रोसीजर ऑप्ट करना है जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है, प्रिस्क्राइब अंडर एनी नोटिफिकेशन या अंडर दिस लॉ। और जब तक इस तरह की कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं आती, तब तक जिस तरह से अथॉरिटी डिटर्मिन करती है, तब तक उस तरीके से ये सारा काम चलाया जाएगा। देन द मीटिंग्स ऑफ द अथॉरिटी शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय द चेयरपर्सन। सो मीटिंग्स जो हैं वो अथॉरिटी की प्रिजाइड की जाएंगी चेयरपर्सन की तरफ से। और चेयरपर्सन कौन होता है, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है। और इन हिज एब्सेंस बाय द वाइस चेयरपर्सन, और व्हेन द वाइस चेयरपर्सन इज आल्सो एब्सेंट बाय मेंबर नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन ने मीटिंग को सुपरवाइज करना है, और इनकेस चेयरपर्सन मौजूद नहीं है तो फिर वाइस चेयरपर्सन करेगा, और इनकेस वाइस चेयरपर्सन भी मौजूद नहीं है तो फिर सीनियर मेंबर करेगा, जिसको नॉमिनेट किया जाएगा चेयरपर्सन की तरफ से। देन सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में बात की जा रही है, द quorum for a meeting of the authority shall be 1/2 of the total membership। तो अथॉरिटी की मीटिंग तभी होगी जब अथॉरिटी की टोटल मेंबरशिप का 1/2 मौजूद होगा। 1/2 से अगर कम होगा तो मीटिंग नहीं होगी। ये चीज आपने नोट करनी है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। देन सेक्शन 7 सबसेक्शन 4, द डायरेक्टर जनरल ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन शैल कॉल अ मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी। तो डायरेक्टर जनरल ने मीटिंग को कॉल करना है, और किसकी एडवाइस या डायरेक्शन पर करना है, चेयरपर्सन की डायरेक्शन पर करना है। चेयरपर्सन ने डायरेक्शन देनी है डायरेक्टर जनरल को, और डायरेक्टर जनरल ने मीटिंग को कॉल करना है। उसके बाद सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 में, द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी शैल बी टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो डिसीजंस जो हैं अथॉरिटी के, वो किसने लेने हैं, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी कौन सी, जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट मेजॉरिटी है, और जो वोट कर रही है मेजॉरिटी, उसकी मेजॉरिटी ने यह डिसीजन लेना है। एंड इन द इवेंट ऑफ equality of votes, the chairperson, or in his absence the person presiding over the meeting, as the case may be, shall have a casting vote। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जनरली चेयरपर्सन के पास या वो बंदा जो मीटिंग को प्रिजाइड कर रहा होगा उसके पास वोट की कोई अथॉरिटी नहीं होगी, और इन केस जब वोट्स इक्वल हो जाएंगे तब चेयरपर्सन के पास या वो पर्सन जो इसको प्रिजाइड कर रहा है इस मीटिंग को, उसके पास वोट का राइट होगा। वो जिस तरफ वोट करेगा डेफिनेटली फिर उसी तरफ डिसीजन चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि फाइनल डिसीजन की अथॉरिटी इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स वो फिर चेयरपर्सन के पास या वो पर्सन जो उस मीटिंग को प्रिजाइड कर रहा है उसके पास चली जाती है। Then section 7 subsection 6, the director general shall maintain a complete record of the minutes and decision of the authority। so director general ने इस record को maintain करना है। no act, decision, order or proceeding of the authority or a committee constituted by the authority shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution of the authority of the committee। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लियर है कि कोई भी एक्ट या डिसीजन या ऑर्डर या किसी भी किस्म की कोई प्रोसीडिंग जो अथॉरिटी की तरफ से की जाती है वो सिर्फ इस बेसिस पे इनवैलिड नहीं हो जाएगी कि अथॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है या उसके अंदर किसी किस्म की कोई वैकेंसी मौजूद है, मेंबर्स पूरे नहीं है, तो इस बेसिस पे जो है इसका डिसीजन या इसका कोई काम या इसका कोई भी जो है एक्ट
या ऑर्डर या इसकी प्रोसीडिंग वो इनवैलिड नहीं हो जाएंगी। देन हम जाते हैं सेक्शन नंबर 8 की तरफ। सेक्शन नंबर 8 में हमें डायरेक्टर जनरल के बारे में बताया जाता है। डायरेक्टर जनरल के बारे में हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 8 सब सेक्शन 1 द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ने क्या करना है, अपॉइंट करना है किसको, डायरेक्टर जनरल को। वो कौन होगा, हु शैल बी एन ऑफिसर ऑफ अ बेसिक स्केल ऑफ 19, तो 19वें स्केल का या उससे अबव का एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा चीफ मिनिस्टर की तरफ से एज अ डायरेक्टर जनरल। और ये कहां से होगा, फ्रॉम द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से होगा, यानी कि वो बेसिकली डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर होगा। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जो है वो लिया जाएगा, और या वो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस से लिया जाएगा। अब जब भी आप CSS कंप्लीट करके आते हैं तो सबसे टॉप पर जिस ग्रुप का मेरिट होता है आप जानते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। आप एज अ असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे आते हैं, उसके बाद आप डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, फिर कमिश्नर बनते हैं। तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से उसको लिया जाएगा या प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस से लिया जाएगा। इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड सो अंटिल सो प्रिस्क्राइब्ड एज द चीफ मिनिस्टर मे डिटरमिन। तो इसको अपॉइंट करने का जो प्रोसीजर है वो जिस तरीके से प्रिस्क्राइब किया जाएगा, प्रिस्क्राइब किस चीज़ में किया जाता है, या तो कानून में किया जाता है या किसी किस्म के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में किया जाता है, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इसको जो है अपॉइंट किया जाएगा। और जब तक वो प्रोसीजर नहीं आता तब तक चीफ मिनिस्टर की जो है वो डिस्क्रिशन या उसके बताए हुए प्रोसेस के अकॉर्डिंग या चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से कहेगा, डिटरमिन करेगा, उस तरीके से जो है उसकी अपॉइंटमेंट होगी। उसके बाद सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। द डायरेक्टर जनरल सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटी। सो डायरेक्टर जनरल ने क्या करना है, डायरेक्टर जनरल ने सबसे पहले तो ताबे रहना है, सब्जेक्ट टू रहना है किस चीज़ के, जनरल सुपरविजन के या डायरेक्शन के, किसकी तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से मिलने वाली। और डायरेक्टर जनरल ने काम क्या करना है, यहां से वो बात स्टार्ट हो रही है। शैल बी रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार होगा किस चीज़ के लिए, फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ द एक्ट। तो जिस काम के लिए, जिस मखसूस पर्पज के लिए इस एक्ट को बनाया गया है, उस पर्पस की फुलफिलमेंट के लिए जनरली डायरेक्टर जनरल रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये सारा काम वो सब्जेक्ट टू करेगा जनरल सुपरविजन के और डायरेक्शन के ऑफ द अथॉरिटी। उसके बाद सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 की तरफ हम चलते हैं। द डायरेक्टर जनरल शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सेक्रेटेरियल फंक्शन एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द अथॉरिटी। तो डायरेक्टर जनरल ने क्या करना है, किसी भी किस्म का क्लैरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस हैं उसमें जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डायरेक्टर जनरल की है। और इसके अलावा उसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है अथॉरिटी को। उसके बाद सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 हमें बताता है द डायरेक्टर जनरल शैल एक्सरसाइज, डायरेक्टर जनरल ने एक्सरसाइज करनी है सच पावर, ऐसी पावर्स एज आर मेंशन्ड इन द एक्ट, जो कि इस हमें कानून में बताई गई हैं, वही पावर्स एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 को हम डिस्कस करते हैं। द डायरेक्टर जनरल शैल एक्सरसाइज, डायरेक्टर जनरल एक्सरसाइज करेगा सच पावर्स, वो पावर्स एज आर मेंशन्ड इन द एक्ट, जो कि कानून में बताई गई हैं। कानून में बताने से मुराद ये है कि जो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में बताई गई हैं, और एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड और डेलीगेटेड टू हिम बाय द अथॉरिटी, या वो सारी की सारी पावर्स जो प्रेस्क्राइब की गई हैं या डेलीगेट की गई हैं अथॉरिटी की तरफ से डायरेक्टर जनरल को। डायरेक्टर जनरल सिर्फ वही पावर्स एक्सरसाइज करेगा। इसके अलावा सेक्शन 9 में हमें कमेटीज के बारे में बताया गया है। द अथॉरिटी मे कॉन्स्टिट्यूट सच कमेटीज एज इट मे डीम नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ द एक्ट। तो अथॉरिटी ने वो सारी की सारी कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट करनी हैं जो कि इस एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट करना मैंडेटरी हैं। इसके अलावा एंड सच कमेटीज शैल एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एज मे बी असाइंड टू देम बाय द अथॉरिटी। तो ये सारी की सारी कमेटीज वो सारी की सारी पावर्स एक्सरसाइज करेंगी, वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगी जो अथॉरिटी की तरफ से इनको डेलीगेट होंगे, जो अथॉरिटी की तरफ से इनको असाइन होंगे, जो अथॉरिटी की तरफ से इनको प्रेस्क्राइब होंगे। उसके बाद सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। सब्जेक्ट to subsection 1, the committee may co-opt any person other than a member of the authority to attend a meeting of the committee. So committee जो है subject to this section, वो किसी भी पर्सन को एज अ मेंबर कॉल कर सकती है, और ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन जिसको मीटिंग अटेंड करने के लिए, उस कमेटी की मीटिंग अटेंड करने के लिए कॉल किया जाए, वो अथॉरिटी का मेंबर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अथॉरिटी के मेंबर्स के अलावा भी किसी कमेटी के अंदर किसी मखसूस इंसान को इन्वाइट करना है तो वो कमेटी की अथॉरिटी है कि वो कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। सेक्शन 10 में हमें बताया गया है पावर्स के बारे में एंड फंक्शंस के बारे में। अथॉरिटी की पावर्स और अथॉरिटी के फंक्शंस को एलैबोरेट किया जा रहा है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम्ड देयर अंडर। तो ये वाली जो क्लॉज है ये सब्जेक्ट टू है, ये ताबे रहेगी किस चीज के,
इस कानून की प्रोविजंस के, अगर इस कानून की प्रोविजंस में कोई और बात की गई है इस क्लॉज से हट के तो वो प्रिवेल करेगी, या वो सारे के सारे रूल्स जो इस कानून के अंडर बने हैं उसमें इस क्लॉज से हट के कोई बात की जाती है तो वो प्रिवेल करेगी। सो करना क्या है, द अथॉरिटी में एक्सरसाइज, अथॉरिटी क्या करेगी, एक्सरसाइज करेगी पावर्स को, एंड टेक सच मेजर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। तो इसमें सिंपल बात की गई है कि अथॉरिटी ने वो पावर्स एक्सरसाइज करनी है, अथॉरिटी ने वो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं जो इस कानून की तरफ से उसको डिक्टेट किए गए हैं। उसके बाद बात की जा रही है अथॉरिटी के फंक्शंस के हवाले से। द अथॉरिटी शैल ओवरसी, अथॉरिटी शैल स्वेयर हेड एंड अथॉरिटी शैल मॉनिटर। अथॉरिटी ओवरसी करेगी, अथॉरिटी लीड करेगी और अथॉरिटी मॉनिटर करेगी किस चीज को, इंप्लीमेंटेशंस को। इंप्लीमेंटेशन किसकी, गवर्नमेंट पॉलिसी की, और गवर्नमेंट पॉलिसीज और ये जो गाइडलाइंस हैं इस कानून के अंदर उनकी इंप्लीमेंटेशन के हवाले से अथॉरिटी ने ओवरसी करना है, स्वेयर हेड करना है और मॉनिटर करना है। देन अथॉरिटी शैल अपॉइंट अ हियरिंग ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए अथॉरिटी ने अपॉइंट करना है एक हियरिंग ऑफिसर को। देन द अथॉरिटी शैल अपॉइंट एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर नॉट बिलो बेसिक स्केल 18 फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो इसने एक हियरिंग ऑफिसर को अपॉइंट करना है, उसके बाद एक ऑथोराइज्ड ऑफिसर को अपॉइंट करना है, और ये दोनों चीजें की जाएंगी टू फुलफिल द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। उसके बाद कंडक्ट सिचुएशनल असेसमेंट्स, इसने क्या करनी है, सिचुएशनल असेसमेंट्स करनी है और सिस्टमैटिकली गैदर करना है किस चीज को, या एनालाइज करना है रेलेवेंट डाटा को फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। तो डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग करने के लिए इसने सिस्टमैटिकली इसने जो है ना गैदर करना है और एनालाइज करना है रेलेवेंट डाटा को। देन कंडक्ट necessary inquiries for implementation, then conduct necessary inquiries for implementing the act or scheduled laws। तो इसने जो है इस चीज को भी श्योर करवाना है कि इंप्लीमेंट करे एक्ट को और स्केड्यूल्ड लॉज को। उसके बाद नेक्स्ट अथॉरिटी के फंक्शंस में है कि इसने अपॉइंट करना है और इसने ट्रेन करना है किसको, एम्प्लॉइज को, एज पर प्रिस्क्राइब्ड टर्म्स एंड कंडीशन। सो प्रिस्क्राइब्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसने अपॉइंट भी करना है एम्प्लॉइज को और इसने उनको ट्रेन भी करना है। उसके बाद इसने रोल्स को डिफाइन करना है, इसने जो है जुरिस्डिक्शंस के हवाले से क्लैरिटी प्रोवाइड करनी है और जॉब डिस्क्रिप्शन जो है एम्प्लॉइज को बतानी है, उनको गाइड करनी है, अथॉरिटी के फंक्शंस में है। देन इसने एस्टैब्लिश करना है अ परफॉर्मेंस अप्रेजल मैकेनिज्म फॉर एम्प्लॉइज। सो इसने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए एक मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश करना है। देन इसने मेजर्स लेने हैं टू इंश्योर डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के दरमियान डिसिप्लिन को प्रमोट करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए इसने जो है वो नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं। उसके बाद इसने एक्सपर्ट्स को हायर करना है, कंसल्टेंट्स को लेके आना है, एडवाइजर्स को हायर करना है एज रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट डिटरमिन्ड टर्म्स। गवर्नमेंट की जो डिटरमिन्ड टर्म्स हैं उनके अंदर रहते हुए इसने क्या करना है, एक्सपर्ट्स को हायर करना है, कंसल्टेंट्स को लेके आना है और एडवाइजर्स को लेके आना है। देन इसने एडमिनिस्टर करना है इन्फोर्समेंट स्टेशंस को। उसके बाद नेक्स्ट इसका फंक्शन ये है कि इसने गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है टू डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड्स एंड इन्फोर्समेंट स्टेशंस। देन इसने क्या करना है, इसने सुपरवाइज करना है, मॉनिटर करना है और रिव्यू करना है द प्रोग्रेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड्स एंड इन्फोर्समेंट स्टेशंस। उसके बाद इसने असाइन करना है एम्प्लॉयज को, और एम्प्लॉयज को असाइन किस लिए करना है कि वो असिस्ट करें किसको, इन्फोर्समेंट स्टेशंस को। ठीक है, देन हम चलते हैं कि इंप्लीमेंट एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। ये इसने इंप्लीमेंट करना है किस चीज को, द इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म अंडर द एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड स्केड्यूल लॉज। सो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म इस एक्ट के अंदर जितना भी दिया गया है, या इसके अंदर जो रेगुलेशंस दी गई हैं, या जो स्केड्यूल लॉज इसके अंदर मौजूद हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन के हवाले से जो है इसने इन्फोर्समेंट करनी है। उसके बाद जो है इस अथॉरिटी का फंक्शन ये है कि इसने इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट किस चीज को करना है, इसने इंप्लीमेंट करना है इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को। इस एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म जो है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस एंड स्केड्यूल्ड लॉज, उसने उस चीज की इंप्लीमेंटेशन को श्योर करवाना है। देन रिकमेंड करना है क्या, बजट एस्टिमेट्स टू द गवर्नमेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। सो इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए जो बजट से रिलेटेड जो है एस्टिमेट है वो भी इस अथॉरिटी ने गवर्नमेंट को असिस्ट करने हैं। उसके बाद जी इस अथॉरिटी ने डिफाइन करना है, क्या चीज डिफाइन करनी है, पेक्यूनरी लिमिट्स को डिफाइन करना है फॉर एम्प्लॉयज फॉर टू इंपोज फाइन।
तो एम्प्लॉयज जो है कितना फाइन इंपोज कर सकते हैं, इसकी पेक्यूनरी लिमिट्स इसने डिफाइन करनी है इस अथॉरिटी ने। देन सैंक्शन करना है, सैंक्शन पास करना है रिवॉर्ड्स को फॉर इंडिविजुअल्स, जो अफराद हैं इस अथॉरिटी के साथ काम करने वाले, उनसे रिलेटेड, उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड रिवॉर्ड्स जो है इसने सैंक्शन करने हैं एम्प्लॉयज़ के लिए who make exceptional contribution to achieve the act's objective। तो इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जितने भी इंडिविजुअल, जितने भी एम्प्लॉयज इस अथॉरिटी के साथ काम कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड इसने अवार्ड्स को सैंक्शन करना है। देन इसने एक्सरसाइज करनी है एनी अदर फंक्शंस एंड पावर एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। सो इसने एक्सरसाइज करनी है किसी भी किस्म के फंक्शंस या पावर्स जो इस एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई किए गए हैं। उसके बाद अथॉरिटी का क्या काम है, दी अथॉरिटी में डेलीगेट, अथॉरिटी ने डेलीगेट करना है क्या चीज, अपनी पावर्स को, अपने फंक्शंस को। किसको करना है जी, डायरेक्टर जनरल को करना है, या फिर करना है जी चेयरपर्सन को। चेयरपर्सन किसका, ऑफ द बोर्ड और इट्स ऑथराइज्ड ऑफिसर, इनको इसने डेलीगेट करनी है अपनी पावर्स और फंक्शन। उसके बाद हम सेक्शन 11 को पढ़ने वाले हैं जिसमें बात की गई है एम्प्लॉयज के हवाले से ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी के एम्प्लॉयज के हवाले से बात की जा रही है। सो अथॉरिटी ने क्या करना है, अथॉरिटी ने मे ऑन इट्स ऑन, अथॉरिटी या तो खुद कर सकती है या थ्रू डायरेक्टर जनरल कर सकती है या अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर के थ्रू कर सकती है। क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। किसको कर सकती है, एम्प्लॉयज को। और ये क्यों करेगी, एज मे बी कंसीडर्ड फॉर नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए और उनकी एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए अथॉरिटी चाहे तो एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर सकती है, और वो या तो खुद अपॉइंट कर सकती है या अपने डायरेक्टर जनरल के थ्रू अपॉइंट कर सकती है या किसी ऑथराइज ऑफिसर के थ्रू अपॉइंट कर सकती है, और उन टर्म्स पे अपॉइंट कर सकती है जो गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब, जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं इस अथॉरिटी को किसी कानून या किसी रूल की सूरत में। उसके बाद सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 की तरफ हम चलते हैं। द अथॉरिटी मे बाय रेगुलेशन प्रोवाइड फॉर एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। तो अथॉरिटी इस चीज से रिलेटेड रेगुलेशन बना सकती है, रूल्स बना सकती है, और उन रूल्स बनाने का पर्पस है कि एफिशिएंसी को, डिसिप्लिन को और अकाउंटेबिलिटी को अपने एम्प्लॉयज जो है उसको अश्योर किया जाए। इसके अलावा द अथॉरिटी मे लेंड और बोरो एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉय और एम्प्लॉई ऑफ एनी अदर डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन बेसिस एज पर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सो अथॉरिटी अगर चाहे तो किसी और डिपार्टमेंट से उधार ले सकती है मुलाजमीन को, या किसी और डिपार्टमेंट को उधार दे सकती है मुलाजमीन, और ये सारा का सारा जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी बनी है उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने करना है। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 को कवर कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।